हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज की वीडियो है आईईएस ऑफिसर सर के साथ इंटरव्यू। आज वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। तो मैं सर के बारे में बता देता हूँ कि सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ पास आउट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिस्टर लोकेश कुमार सिंह सागरवंशी। और हाँ, सर ने 2 बार आईईएस क्वालिफाई किया है, 2 बार आईईएस 2017 और 2018। 2017 में सर का प्री एंड मेन दोनों क्वालिफाई हो गया था, बट इंटरव्यू में सर कुछ मार्क्स की वजह से रह गए। उसके बाद सर ने 2018 में फिर ट्राई किया। सर की यूपीएससी रैंक 138। तो चलिए फिर सर से बात करते हैं आईएएस की स्ट्रेटेजी के बारे में। सर ने कैसे आईएएस की तैयारी की और कैसे इंटरव्यू को फेस किया, सर की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंटरव्यू। और हाँ, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। सर जी, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पर और किस फील्ड में हैं अभी फ़िलहाल। तो सर जी, आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। अभी मैं एनईआर के लखनऊ डिवीज़न में हूँ, जहाँ पर मेरी 9 वीक की फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। सर जी, आप अपने बचपन के लाइफ स्टाइल और स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी बचपन की स्कूल लाइफ कैसी रही। आपका मतलब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। वेल, क्लास 3rd तक की पढ़ाई मैं माँ गायत्री विद्या मंदिर भरारी सोनभद्र से, एंड क्लास 4th एंड 5th की पढ़ाई मैं आदर्श भारती पब्लिक स्कूल गणेशगंज मिर्जापुर। देन क्लास 6 से 12th तक की पढ़ाई मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पटेरा कलान मिर्जापुर से की है। सर जी, एक क्वेश्चन है एजुकेशन से हटकर। विनय सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने पूछा था कि सर क्रिकेट के बारे में बताइए कि कैसे एक क्रिकेटर को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो और अच्छा परफॉर्म कर सके अपनी लाइफ में। आपका क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि आप भी एक अच्छे क्रिकेटर हो। उन्होंने बताया था कि लोकेश सर काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं। तो सर जी, आप अपना सजेशन दीजिए कि एक क्रिकेटर को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट का तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, यहाँ तक कि ट्रेनिंग पीरियड में मैंने काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। स्कूल लाइफ में स्पेशली 9th और 11th में मैंने काफ़ी क्रिकेट खेले। हम लोग 11th में अपना टूर्नामेंट तो खेलते ही खेलते थे स्कूल का। बाहर के जो टूर्नामेंट होते थे, जो कि गांव वाले कराते थे, वहाँ भी चोरी छुपे जा करके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे। और सबसे मज़ेदार वाली बात ये थी कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा पूरा क्लास जाता था। लड़कियों को छोड़ दो तो पूरे बॉयज जितने थे वो सारे जाते थे, हमको सपोर्ट करते थे। ये सबसे अच्छी बात लगती थी। एक टूर्नामेंट मुझे याद है जिसमें हम लोग फाइनल जीत करके आए थे, और हम लोग के स्कूल पहुंचने से पहले प्रिंसिपल सर को पता चल गया था कि हम लोग मैच खेलने गए हैं, वो भी बिना बताए। तो प्रिंसिपल सर ने हमें डांटा तो डांटा ही, फिर उन्होंने हमें ये मतलब चॉइस दिया कि या तो तुम ट्रॉफी जो जीते हो वो स्कूल को दे दो, या तो तुम्हें मतलब कि 1 हफ्ते के लिए घर भेज दिया जाए। तो लड़के तो सोच ही रहे थे कि यार 1 हफ्ते का छुट्टी मिल जाए तो अच्छा ही है। तो लड़कों ने क्या किया कि ट्रॉफी तो नहीं दिया, घर जाने का प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सबसे बुरी बात ये लगती थी कि जब गार्जियन आते थे नवोदय विद्यालय में, सबसे बड़ा डर रहता था गार्जियन का कि गार्जियन के सामने हमें डांटेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि हम ट्रॉफी दे भी नहीं सकते थे, और हम ये भी सोच रहे थे कि हमें घर ना जाना पड़े, गार्जियन को ना पता चले। लेकिन अंतिम में हमारे प्रिंसिपल सर नहीं माने, अंतिम में सारे गार्जियन को बुलाए और पूरे बैच को 1 हफ्ते के लिए घर भेज दिया। तो नवोदय विद्यालय में क्रिकेट का तो काफी मतलब कि मजे वाला पीरियड बीता है हम लोग का। स्पेशली वैसी लाइफ तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी मिलेगी, नवोदय वाली लाइफ। क्रिकेट का इतना जुनून था कि जैसे कभी-कभी क्या होता था कि कभी-कभी ज़्यादा क्रिकेट खेल लेते तो अगले दिन ये सोचते थे कि आज नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जैसा ही 4-5 बजता था, दिमाग में आता था अरे यार चलो आज खेल के आते हैं, अगले दिन से नहीं जाएंगे। तो क्रिकेट का जुनून काफ़ी शुरू से मेरे अंदर रहा है। मैंने क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेला है, 11th स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खेला है। मैं ही नहीं, नवोदय के मेरे बैच के जितने भी प्लेयर थे सारे 11th में तो बहुत ज्यादा खेले हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि जब हमारा कप्तान जो कि टॉपर था अपने बैच का,
जब वही बोलता था कि चलो यार क्रिकेट खेलने, तो लगता था यार ये तो टॉपर है, जब ये बोल रहा है, जब इसको मतलब उतना चिंता नहीं है तो हम लोग को क्या चिंता है, चलो हम भी खेल के आते हैं। तो अच्छा रहा, खेलने का माहौल भी अच्छा मतलब कि बना रहा, मिलता रहा खेलने के लिए नवोदय में। ज़्यादा चीज़ की चिंता नहीं थी नवोदय में, तो बैट बॉल की चिंता नहीं थी, इशू हो जाता था। बॉल वॉल फटती थी तो जाके जमा कर दो, नई बॉल मिल जाती थी, स्टंप मिल जाते थे। तो नवोदय में किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी। तो वहाँ पे मतलब हर तरफ का तुम आपको मतलब मिल जाएगा एक्सपीरियंस करने को, चाहे वो आपका सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट एक्टिविटी हो, चाहे एजुकेशन एक्टिविटी हो, हर तरह का आपको एनवायरनमेंट मिल जाता था। लेकिन मेरा तो दो ही फील्ड था, एक पढ़ाई का, एक क्रिकेट का। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो मैं अपना टाइम बचता था वो क्रिकेट में देता, और अदर एक्टिविटी में कम, क्रिकेट और पढ़ाई में ज़्यादा। रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज का हमने काफ़ी, कॉलेज में भी हमने काफ़ी मैच खेले, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक। उसमें भी हमारे मतलब जब कॉलेज का टूर्नामेंट होता था तो हमने प्रैक्टिस मैच ही इतना खेलते थे कि जो मेन मैच का जो नंबर होता था वो कम हो जाता था। प्रैक्टिस मैच काफ़ी ज़्यादा खेलते थे हम लोग। मतलब ये मतलब दिमाग में लगा के चलते थे कि हमको अगर मैच जीतना है तो प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ेगा। तो 8 टीमें होती थी, तो यहाँ तक कि चारों टीमें एक ही समय में 4 पिच पे बना करके खेलती थी। तो कॉलेज में भी मैंने काफ़ी मैच खेले हैं। यहाँ तक कि थर्ड ईयर में जब मैं था तो उस समय मैं अपने राजकीय प्रीमियर लीग का हाईएस्ट स्कोरर था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलेज में हमने कभी भी फाइनल नहीं जीता। वो जैसे साउथ अफ्रीका वाली टीम नहीं थी, सेमीफाइनल तक पहुंचती थी, सेमीफाइनल के ऊपर नहीं पहुंच पाती थी। जो कि हमारे कैप्टन रवि सर थे, मैब्रिक टीम नाम था हमारे टीम का। तो जब तक रवि सर उस टीम के कैप्टन थे तब तक तो एक मतलब फाइनल नहीं जीते, सेमीफाइनल तो हमने हर बार सेमीफाइनल जा करके लौट आते थे। लेकिन शायद बाद में पता चला कि जब हम लोग निकल आए तो मैब्रिक टीम फाइनल जीत गई थी फाइनली। तो कॉलेज लाइफ में भी हमने काफी क्रिकेट खेले हैं। मेरे टीम में ही काफी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। रवि हो गया, आलोक हो गया, अभिषेक हो गया, ये सब काफी मतलब के जाने माने प्लेयर थे अपने टीम के ही क्या, अपने कॉलेज के ही अच्छे खासे प्लेयर थे। लेकिन हाँ, क्रिकेट के साथ साथ मैंने पढ़ाई पर मेन फोकस तो मतलब पढ़ाई पर रहता था। क्रिकेट था, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिकेट के चलते मैं पढ़ाई को साइड कर दूं। पढ़ाई को मेन एम बना करके क्रिकेट खेलता था। रही बात सजेशन की, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप खेलो, जितना मन है उतना खेलो, लेकिन आप ये दिमाग में रखो कि मेरा मेन एम क्या है। मैं कॉलेज में मेन पर्पज किस लिए आया हूँ कॉलेज में, पढ़ाई के लिए आया हूँ। तो आप पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलो, लेकिन इतना भी ना खेल लो कि उस क्रिकेट के चलते आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो पढ़ाई करते हुए क्रिकेट खेलो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका करियर आपके एजुकेशन से ही है, आपके पढ़ाई से ही है। कुछ लोग हैं जो कि अपना बना लेते हैं करियर क्रिकेट में, लेकिन सभी लोग नहीं बना पाते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई पर मेन कंसंट्रेशन करना है। क्रिकेट तो एक आपकी हॉबी है, तो हॉबी बोलो तो पैशन, उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हॉबी रहने दीजिए। आप अपना मेन फोकस पढ़ाई पे ही दीजिए, क्योंकि जहाँ भी आप किसी भी जॉब के लिए जाओगे तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं। आपका हॉबी पूछते ज़रूर हैं, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं देते हैं कि उसके चलते आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो मेन ये आप अपने एजुकेशन पे दीजिए, उसके साथ-साथ क्रिकेट खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, खेलना तो ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे बड़े भैया ने कहा था कि चाहे तुम जो भी काम कर लो, 2 चीज़ ज़रूर ध्यान देना, पढ़ाई और मेहनत, क्योंकि यही 2 चीज़ आपको आगे ले जा सकती है। सर जी, आप अपनी बीटेक लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी बीटेक लाइफ कैसी रही, और हाँ, खेल के साथ साथ आप टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे, उसके बारे में बताइए। कॉलेज लाइफ तो काफ़ी एंजॉयफुल रही, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक। बस थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जितने प्रोफेसर हैं
वो हमारे कोर्स कंप्लीट करा देंगे, बस यही सोच करके आदमी पढ़ रहा था। लेकिन अंत में आते-आते क्या हुआ, कोर्स तो कंप्लीट हुआ नहीं, सेमेस्टर आ गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो किसी तरह निकाल ले गए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। आप जो कक्षा 12 में पढ़े हो, वही लगभग मिला करके मिक्स करके रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर में अब ये था कि नहीं, अब अपने से ही सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रोफेसर पे डिपेंड नहीं करना है। बस ये है कि उनकी क्लास अटेंड करनी है, अच्छे से करनी है। और हाँ, मेरी एक अच्छी बात ये रही कि मैंने कभी भी ना किसी का क्लास बंक नहीं किया, सारी क्लास अटेंड किया। अगर कोई वैसा बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो तभी मैं किसी का क्लास बंक किया, नहीं तो मैं सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करता रहा, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहा हो। बस बैठ के सुनिए, ऐसा दिमाग में मत डाल लीजिए कि वो खराब पढ़ा रहा है, क्या जाएंगे, उससे बढ़िया तो हम ही पढ़ लेंगे। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था, मैं जाता था क्लास में, चुपचाप अटेंड करता था, जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ता था क्लास में। बाकी जो सिलेबस नहीं कवर कर पाते थे सर लोग, उसको मैं खुद से कवर करने की कोशिश करता था और कर भी लेता था सेमेस्टर आते-आते। तो मेरा मेन पर्पज सेमेस्टर को पास करना नहीं था, मेरा मेन पर्पज था कि थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। तो सेकेंड ईयर से यही स्ट्रेटजी रही कि अपना सिलेबस खुद से खत्म करना है और विच टाइमली खत्म करना है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो आपके पास बीटेक में टाइम ही टाइम है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में दे रहे हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक हो जाएगा। तो मेरा तो जैसे पहले भी बताया, मैं 2 ही काम करता था, एक तो क्रिकेट, दूसरा पढ़ाई। तो जो टाइम क्रिकेट से मिलता था वो सारा टाइम मैं पढ़ाई पे ही देता था। अब चूंकि मेरा कॉलेज नया नया था, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर थे वो ट्रिपल एम इंजीनियरिंग कॉलेज के थे। तो हम लोग को जब पढ़ाने का होता तो सारे प्रोफेसर तो नहीं आ पाते थे, तो जो एमटेक के सर लोग थे उनको भेजते थे पढ़ाने के लिए हमको। तो सेकेंड ईयर तो हमने सारा जो उनके एमटेक के मतलब स्टूडेंट थे उन्होंने ही हमको पूरा पढ़ाया। जब थर्ड ईयर में पहुंचे तो हमारे जो सीनियर थे मेरे ही कॉलेज के, वो खुद हमको पढ़ाना चालू कर दिए एज अ गेस्ट फैकल्टी। और कुछ ट्रिपल एम इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके थे वो भी हमको पढ़ाते थे। तो फाइनली ये था कि अपना सिलेबस मुझे खुद से ख़त्म करना है, सेमेस्टर से पहले ख़त्म करना है। तो उसके हिसाब से टाइम टेबल थोड़ा बहुत बना लेता था कि मुझे आज ये इतना सिलेबस ख़त्म करना है और नेक्स्ट डे क्या करना है। थर्ड ईयर तक तो ऐसे ही निकल गया। फाइनल ईयर में आते-आते थोड़ा सा चिंता बढ़ जाती है कि अब फाइनल ईयर आ गया है, अब नेक्स्ट अगर फाइनल ईयर के बाद क्या करना है उसके बारे में, मतलब अपने करियर के बारे में आदमी सोचने लगता है कि अपना करियर किस फील्ड में ले जाना, कि एमटेक करना है कि जस्ट बीटेक के बाद जॉब करनी है। तो मेरा एम ये था कि भले तैयारी करने में 2-3 साल लग जाए, मैं तो जॉब ही करूँगा, एमटेक करने का कोई मेरा उतना वो नहीं था। तो फाइनल ईयर में आते-आते एक सर ने बताया कि एनपीटीईएल वीडियो आप देखा करो, उस पे काफ़ी अच्छे-अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं। तो मैं आईटीआरसी सेंटर में जा करके काफ़ी मतलब एनपीटीईएल वीडियो डाउनलोड करके लाता था या वहीं बैठ करके देख लेता था, और कुछ एक आध 2 बुक गेट की जैसे जीके पब्लिकेशन की मंगा लिया था, तो उसको सॉल्व करता था। लेकिन कॉलेज में इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया था कि आप गेट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओ। कुछ प्रॉब्लम तो ऊपर से उड़ जाते थे, पता भी नहीं चलता कि पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए दिमाग में ये भी था कि यार 1 साल का प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। बस दिमाग में ये था कि उस तैयारी करने के लिए भी आपको बेस की ज़रूरत होगी, जो कि आपको बीटेक में ही बेस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना पड़ेगा। तभी आप बाहर कोचिंग करने जा भी रहे हो तो आपको अगर बेस नहीं क्लियर रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बीटेक लाइफ तो काफ़ी अच्छी ही रही ओवरऑल। सर जी, इंटर्नशिप के बारे में बताइए कि इंटर्नशिप कैसे और कहाँ से करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं इंटर्नशिप को लेकर। तो सर जी आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। मैंने अपना इंटर्नशिप तो अनपरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनपरा सोनभद्र से किया था, और बेसिकली डीप फाउंडेशन मतलब पाइल फाउंडेशन पे किया था, जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। क्योंकि वो पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जो एस पे बना हुआ है, राख।
तो वहाँ पे आप ओपन फाउंडेशन नहीं दे सकते, इसलिए वहाँ पे जितने भी मतलब के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बने हैं वो पाइल फाउंडेशन पे ही बने हैं। तो आप इंटर्नशिप ऐसे जगह से करिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, अच्छा से अच्छा नॉलेज मिले। आप इस मतलब कि ऐसा ना करें कि केवल आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि बाद में ही आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया, किसी तरह से जुगाड़ कर लिया, लेकिन जब आप किसी जॉब के इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो कभी-कभी बाई चांस पूछ लेते हैं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है और किस चीज़ पे की है। तो बताने में बड़ा दिक्कत आती है कि यार बताऊँ कि ना बताऊँ, फँस जाऊँगा, क्योंकि एक्चुअल में किया तो हूँ नहीं, तो सारे जवाब देने में बड़ा दिक्कत आने लगती है। इसलिए आप इंटर्नशिप अच्छे से करिए और जहाँ से मतलब करिए वो अच्छी मतलब क्वालिटी का नॉलेज दें। जिस क्वेश्चन का सभी को इंतजार था वो क्वेश्चन है, सर जी आईईएस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी आईईएस की, उसके बारे में बताइए। आईईएस की कैसे तैयारी करें, आईईएस की कैसे तैयारी करें, आईईएस का टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। तो सर जी इन सभी के बारे में बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है सभी का कि आईईएस की स्ट्रेटेजी, आईईएस का टाइम टेबल और आईईएस की तैयारी कैसे करें। तो सर जी आप इसके बारे में पूरी डिटेल में बताइए, क्योंकि सब इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं कि सर जी की आईईएस की स्ट्रेटेजी कैसे रही, तो 2 बार आईईएस क्वालिफाई किया सर ने। तो सर जी आप इसके बारे में बताइए। देखिए, आईएएस एग्जाम के बारे में बात करूँ तो स्पेशली 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला चीज़ हार्ड वर्किंग और दूसरा पेशेंस, क्योंकि ये एक 3 स्टेज का एग्जाम होता है। तो इसमें आपको किसी भी स्टेज में लूज़ नहीं होना है। अगर आप किसी भी एक स्टेज में लूज़ हो गए ना, तो आपके फाइनल रिजल्ट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। रही बात मेरे स्ट्रेटजी की, तो जब प्री का पेपर था तो स्पेशली प्री के लिए पढ़ा, जब मेंस का पेपर था तो स्पेशली मेंस के लिए पढ़ा, और जब इंटरव्यू का था तो स्पेशली इंटरव्यू के लिए पढ़ा। मैंने तो 2 बार आईएएस का एग्जाम दिया है। फर्स्ट बार में तो इंटरव्यू तक गया था, लेकिन इंटरव्यू में मतलब फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सेकंड टाइप में इतने मतलब के कॉन्फिडेंस से के साथ मतलब मैं तैयारी कर रहा था कि मतलब कि पहली बार में जब मैं इंटरव्यू तक चला गया हूँ तो सेकेंड बार में मतलब कि मैं क्लियर कर लूंगा। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं आप ये कर सकते हैं, मीन्स आपको सेल्फ मोटिवेशन होने की जरूरत है। तो प्री के बारे में बात करूं तो प्री के लिए मैंने मेडजी की बुक ली थी, कोचिंग जो ज्वाइन किया था, जो बुक प्रोवाइड की गई थी उसको मैं सॉल्व करता गया। जैसे जैसे उन्होंने टेस्ट सीरीज कराते गए उसी के बेसिस पे मैं भी उस टेस्ट को देता गया। और उसके अलावा भी मतलब कुछ बुक थी, जैसे सिविल सर्विसेज की प्री की जो बुक पहले आती थी उसको भी मैंने सॉल्व किया और टेस्ट सीरीज को वैसे ही फॉलो किया जैसे वो लोग कराते गए। कई बार आता है उतार चढ़ाव, जैसे कि जब मैं 2017 में पेपर दिया था तो उस साल का प्री का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। तो मैं पेपर दे करके आया तो मुझे लगा कि इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी तरह नहीं होगा। तो मैं काफ़ी मतलब कि निराश हो गया था। उसके चलते मेरा गेट का पेपर खराब हो गया। लेकिन जब फाइनल मतलब प्री का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि मेरा तो होने वाला है नहीं, छोड़ो रिजल्ट कौन देखता है। क्योंकि मेरे से ज़्यादा नंबर लाने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब मेडजी के आंसर शीट से। तो मैं सोचा जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं उस दिन रिजल्ट नहीं देखा। तो फिर नेक्स्ट दिन मैं सोचा कि अच्छा देख लेता हूँ। तो जब मैं रोल नंबर एक एक नंबर डाल करके चेक किया, क्योंकि डर लगता है एक नंबर डालो, अच्छा मैच किया कि नहीं, मैच किया, चलो अच्छा ठीक है। तो इस तरह से डालता गया। तो जब लास्ट का डिजिट बचा तो ऑटोमेटिक शो करने लगता है, एक ही फाइनल शो करता है। तो देखा तो मेरा था। तो वहां से मुझे लगा कि चलो अच्छा प्री तो अब क्लियर हो गया, अब मेंस करते हैं। फिर मेंस भी उसी जोश से किया, लेकिन दिमाग में ये था पहली बार कि यार प्री में थोड़ा सा कम है, तो मतलब कि मेंस में कितना भी अच्छा कर ले जाएंगे तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यही चीज मेरे को फर्स्ट बार में दिक्कत कर गई
क्योंकि अगर दिमाग में ये सोच करके मैं एग्जाम देता कि चलो अच्छा प्री खराब हुआ है लेकिन सारा चीज मेंस पे डिपेंडेंट है, अगर मैं मेंस अच्छा कर ले गया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार प्री तो खराब ही गया है, केवल बाउंड्री पे है, मेंस कितना भी अच्छा कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं करता रहा। तो जब मेंस दे करके आया तो फिर मैं ये सोचा कि सिलेक्शन मतलब कि दिमाग में ये था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए कि नहीं होगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तब देखा कि मेंस में मेरा रोल नंबर मैच कर रहा है, तो फिर खुशी हुई। फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी किया। इंटरव्यू के लिए तो काफी जोश से कि चलो अच्छा किसी तरह यहाँ तक पहुंचे तो इंटरव्यू में भी काफी अच्छा करेंगे, मतलब कि उधर का रिकवरी इंटरव्यू से करेंगे। तो इंटरव्यू का मैंने काफी पढ़ा, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, 120 मार्क्स थे। लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो जो मेरा मेंस का मार्क्स रह गया था ना, वो मेरे को कम कर दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आदमी सदमे में हो जाता है। मैं खुद मतलब मेरे दोस्त का 2 दोस्त थे, मतलब 2 दोस्त का तो हो गया था, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ था। तो मुझे कुछ ज़्यादा मतलब कि उस समय 1-2 दिन के लिए तो डिमोटिवेट हो गया था। एक दिन तो मैं ऐसे ही सो गया था। जिस मेरे दोस्त का हुआ था वो आया मेरे मतलब कि रूम पे, उसने कहा ये सो क्यों रहा है? तो जो मेरा पार्टनर था तो बताया कि ऐसा है, उसको भी पता था कि रिजल्ट खराब हो गया तो सो रहा है। तो इसके बाद 5-6 दिन लगे थोड़े से मतलब रिकवर करने में। इसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब कि अब क्या करना है क्योंकि टाइम कम बचा था। क्योंकि ये सितंबर में रिजल्ट आया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब 3 महीने का टाइम मिला था। तो दिमाग में पहले यह था कि चलो अच्छा फाइनल रिजल्ट आएगा तो घर चलेंगे, क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं गया था। मतलब कि 15 जून को आया था, 2016 15 जून को। तो जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मैं सोचा कि अगर फाइनल रिजल्ट अच्छा रहा तो घर जाऊंगा एक बार। लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ अच्छा, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं घर जाने का प्लानिंग भी कैंसिल कर दिया। फिर दिमाग में ये आया कि घर अब तभी जाऊंगा जब मेरा किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आईएएस में चाहे जूनियर इंजीनियर में, मतलब कोई एक सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। तब फिर से मैं अपना प्री का चालू किया। तो 1 महीने में तो मैंने प्री का जितना मतलब कि सिलेबस था सारा एक बार खत्म कर लिया था। तो सितंबर मतलब कि अक्टूबर 15 अक्टूबर तक मैंने अपना एक बार सिलेबस खत्म कर लिया था। तो अक्टूबर से मतलब कि 15-20 अक्टूबर से मेट जी की फिर से टेस्ट सीरीज चालू हो जाती थी उस समय। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। फिर जैसे जैसे वो टेस्ट कराते गए तो मैं उससे भी देता गया। फिर टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता गया। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता गया कि यार जब मैं टेस्ट सीरीज में अच्छा कर जा रहा हूँ तो फाइनली मैं वहाँ भी अच्छा कर ले जाऊँगा। तो इसी मतलब के मोटिवेशन से मैं प्री दिया 2018 का। प्री काफ़ी अच्छा गया था, मतलब 200 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 230 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फाइनली 215 मार्क्स आ गए थे। तो काफ़ी खुश था कि 215 आए थे। फिर मैं मेंस के लिए मेट जी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, बैच ही ज्वाइन किया था एक्चुअली। तो उसमें भी ऐसा था कि टेस्ट सीरीज देते जाओ, और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज में उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिलता रह गया। लेकिन लास्ट में मेरे साथ बड़ा मतलब कि बहुत गड़बड़ हो गया मेरे साथ। हुआ ये कि जब 1 मंथ बचा था मतलब कि मेंस का पेपर में, तब जो मेरे हाथ की उंगली है, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली पूरी सूज गई थी। मतलब जब 20 दिन बचे थे तब। और ये अंगूठा जिससे मैं कैलकुलेटर चलाता था। तो फाइनली ये था कि चलो अच्छा डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो उसको लगा कि ये उंगली इसकी सड़ रही है। तो उसने क्या किया, कुछ लगाया, फिर पट्टी बांध दिया। फिर उसने बोला अच्छा 5-6 दिन बाद आ जाना, मैं चेक कर लूंगा कि क्या हुआ है। तो मैं कहा मैम इतना मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ और सोल्यूशन हो तो बताइए। तो बोली नहीं कि यही सोल्यूशन है, आप 5-6 दिन नहीं कम से कम 2-3 दिन बाद आइए। तब फिर मैं उसका पट्टी बांध करके गया। फिर 2-3 दिन देखा कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं कहा अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 2 साल की मेहनत बर्बाद होने वाली थी। तो फिर मैं कहा किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाता हूँ।
फिर मैं आकाश हॉस्पिटल है मालवीय नगर में, तो वहाँ पे गया। फिर मैं चेक कितना खर्चा आएगा, तो 3000 आया, मतलब 400-500 खर्चा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आएगा। तो फिर मैं दो मतलब 3000 घर से मंगा लिया था कि भैया पैसा भेज दीजिए। फिर क्या हुआ कि भैया ने बोला कि ठीक है, तुम मतलब कि मैं तुमको 5000 भेज देता हूँ, तुम अपना दवा ववा करा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर फाइनली मैं गया आकाश हॉस्पिटल, उन्होंने फिर चेक किया तो बोला अच्छा अब मैं ये टेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप जाइए चेक करा लीजिए। मैं चेक कराने गया तो उसने चेक करने का ही बिल मुझे 5000 के दे दिया। मेरे पास तो 3000 उस समय थे, मतलब अकाउंट से निकाल के ले गया था। फिर मेरा दोस्त था एक, उससे लेकर के मैं मतलब कि करवाया, इलाज करवाया। तो फिर उस डॉक्टर से भी पूछा तो डॉक्टर बोला कि मतलब कि पता तो नहीं चल पा रहा है क्या है, मैं आपको एक स्वेलिंग कम करने की दवा दे देता हूँ। तो मैं वो दवा लेकर के चला आया। इसके बाद एक और घटना हो गई। जिस मतलब हॉस्टल में रहता था, उसी हॉस्टल का एक मतलब कि मतलब सुबह-सुबह मैं उठ के जा रहा था पानी लेने, ऊपर मतलब कि वाटर कूलर था तो उसी में जा रहा था पानी लेने। तो उनका जो पालतू कुत्ता था, उनके कुत्ते के पैर के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। तो हुआ क्या कि वो अपने सेफ्टी के लिए मतलब कि दाँत लगाया, तो दाँत लग गया था मेरे पैर में। तो ब्लड तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी ये था कि डर था कि कहीं कुछ और ना हो जाए। तो मैं कहा कि चलता हूँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। तो हॉस्पिटल में गया, इंजेक्शन लगवाया। फर्स्ट मतलब टिटनेस का, पहले तो टिटनेस का लगाते हैं, फिर जो कुत्ते वाली होती है वो लगाते हैं। तो 3 इंजेक्शन, पहला तो इमरजेंसी का तो तुरंत लग गया। तो मैं सोचा कि ऐसे-ऐसे मतलब कि 3 है, 4 हैं तो वो तुरंत-तुरंत लग जाएँगे जैसे अभी लगा दे रहे हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं सेकंड इंजेक्शन लगवाने गया तो 3 घंटे लाइन लगानी पड़ी, मतलब पे पर्ची लेने के लिए। फिर डॉक्टर के पास 2 घंटे लाइन लगानी पड़ी। फिर मेन जो डॉक्टर था उसके लिए 1 घंटे। तो कुल मिलाकर के पूरा 1 दिन, अगर मैं एक इंजेक्शन लगवा रहा था तो मेरा पूरा 1 दिन बर्बाद हो जा रहा था। तो इसके बाद उँगली की प्रॉब्लम अलग ही थी, इस उँगली और इस उँगली की। फिर उस डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर बोलता था यार ये रोग है, इतना जल्दी तो खत्म होगा नहीं। मैं कहा सर कुछ भी कर दो, स्वेलिंग कम से कम खत्म कर दो ताकि मैं अपना पेपर तो दे लूं। तो बोला बेटा देखो रोग है, बता के तो आता नहीं है, हैं? तो ये अपने से ही जाएगा, मैं दवा दे दे रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा तो बड़ी लगी क्योंकि डॉक्टर था तो कम से कम कुछ सांत्वना तो उसको देना चाहिए था ना। तो उसने, मैं कहा चलो भाई अब क्या करते हैं। फिर मैं आया, फिर उसने कुछ आइडिया बताया था कि आपके पास कुछ गर्म करके सेकने वाला है। तो मैं कहा कि वैसा कुछ है नहीं। तो उसने, मैं कहा हाँ प्रेस है। तो उसने बोला कि अच्छा आप मतलब कि अपना बेड मतलब जो कपड़ा है प्रेस से गर्म करके फिर आप उसको उंगली पे लगाइए। तो फिर मैं उस पे भी किया, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब कि सोल्यूशन नहीं निकला और जस्ट के जस्ट और भी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी। फिर किसी ने बताया कि आप हल्दी का और प्याज का मतलब कि लेप लगाइए सही हो जाएगा। फिर मैं उसका भी किया, फिर भी नहीं सही हुआ। इसके बाद किसी दोस्त से मैं गैस का जुगाड़ किया। फिर किसी ने बोला कि आप गर्म पानी और नमक डाल करके आप मतलब सेकाई करिए। फिर मैं वो भी किया, मतलब कि दिन में 4-4 5-5 बार मतलब कि 15-10 मिनट 20 मिनट तक मैं अपना हाथ की सेकाई करता रहा 3-4 बार दिन में। फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। लास्ट के मतलब कि वो 15 दिन जो थे, मतलब कि 10 तारीख से लेकर के मतलब कि 22-23 तारीख तक मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था। बस यही टेंशन में था क्या कैसे मैं मेरा इंग्लिश मतलब सही हो जाए। मैं लाइफ में पहली बार रोया था उस समय, मतलब कि मतलब जब मैं जानने लायक हो गया था। बचपन में तो बहुत रोया था, लेकिन तो जब मैं जानने लायक हो गया तो लाइफ में पहली बार रोया था कि अरे यार सारा मतलब कि मेहनत मतलब कि 2 साल की मेरी बर्बाद हो जाएगी। तो फाइनली मैं कहा ना तो डॉक्टर के पास जाऊँगा, ना तो कहीं जाऊँगा। फिर मैं क्या किया कि मतलब कि जो मेरे पास रुमाल था, हैंकरचीफ, तो उसको लपेट करके अंगुली में ऐसे बांध करके फिर ऐसे अंगुली को मोड़ करके बस ऐसे करके और इसको बस ऐसे ऐसे करता रहता था ताकि सही हो जाए कैसे कैसे करके। लेकिन फाइनली सही नहीं हुआ। फिर अंतिम में जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मैंने मतलब कि दर्द की जितनी तरह की भी दवा आती थी, कसम से मैं बता रहा हूँ 12-13 गोली लिया था। तो जब मैं जा रहा था तो स्प्रे भी लिया था एक, मतलब इसमें लगाने वाला ताकि दर्द ना हो। सूजन तो स्वेलिंग तो थी, बस ये था कि दर्द ना करे, मैं लिख लूंगा। फिर ये था कि जब मैं मतलब 5-6 मतलब 12-13 लिया था जिसमें से 5-6 फर्स्ट मीटिंग में ही खा लिया था। तो जब मैं गया फर्स्ट पेपर जब मैं लिखना चालू किया
तो स्प्रे लगा लिया था उस टाइम। स्प्रे लगाने की वजह से मेरा जब लिख रहा था तो स्लीप नहीं कर रहा था। तो मतलब उस समय फिर मुझे मतलब कि रोना आ गया था। तब फिर मैं जो मतलब पानी-वानी लाती हैं मतलब वहाँ की जो मेट है, तो उनसे बोला कि मैम पानी दे दीजिए। तो उन्होंने पानी मँगाया, तो मैं उससे हाथ धुला, फिर बाल में तेल लगाया था सरसों का, तो उसको फिर मैं रगड़ा बाल में, तब जाकर के धीरे-धीरे स्लिप करने लगा। तो कैसे-कैसे जाकर के मैंने अपना फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया। तो फर्स्ट पेपर तो कैसे-कैसे अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं इस दवा तो लिया रहा जेब में, स्प्रे वहीं छोड़ के चला आया कि चलो अच्छा नेक्स्ट मीटिंग तो इसी बेंच पे बैठना है, आऊँगा तो फिर से ले लूँगा। सेकंड मीटिंग में भी 5-6 जो बची थी उसको भी खा लिया दर्द की दवा। मैं कहा आज बस बच जाऊँ, पेपर दे लूँ, कल कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इसके बाद जब सेकंड पाली में आया तो देखा तो स्प्रे गायब हो गया था। मैं कहा छोड़ो स्प्रे अब नहीं लगाऊँगा। फिर सेकंड पेपर भी दिया, वो भी काफ़ी मतलब कि वैसे ही दिया, परेशानी में ही दिया, लेकिन दे दिया था। फिर फाइनली उम्मीद ये थी कि सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत नंबर कम आएँगे, ज़रूर कम आएँगे। तो मतलब कि ये था कि चलो अच्छा इसका रिकवरी मैं इंटरव्यू में कर लूँगा। तो फाइनली जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर मेंस के लिए मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया था कि जो मेरा मेंस में गड़बड़ाया है, वो मैं इंटरव्यू में कवर कर लूँगा। तो एक मतलब 1-2 महीने का टाइम मिल गया था, तो जितना मतलब कि फिर से मैंने कोचिंग मतलब वो जो था इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स था उसको जॉइन किया। फिर 2-3 मॉक इंटरव्यू दिए। मॉक इंटरव्यू काफ़ी अच्छे गए, वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले। फिर मैंने मतलब कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, जब आपका मॉक इंटरव्यू अच्छा जाता है तो ये रहता है कि जब यहाँ का इंटरव्यू अच्छा गया है, तो आप वहाँ पे और अच्छा इंटरव्यू करेंगे। तो यही दिमाग में बैठा करके मैं यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया और यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझे उस साल काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले। यहाँ तक कि पूरे बैच में जो था वो 5वें-6ठे नंबर पे मेरा इंटरव्यू में था, 130 मार्क्स थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। तो फाइनल जब रिजल्ट आया, तो फाइनल जब सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी खुशी हुई। एक टाइम ऐसा था मतलब मेंस के टाइम में कि मैं मतलब उसको एग्ज़ाम को ऐसा कंडीशन आ गया मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए एग्ज़ाम। मतलब मेरे भैया कहे अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तो घर आ जाओ, हाँ? तो मैं कहा मैं बोला कि नहीं, भले मेरी उँगली टूट जाए लेकिन मैं एग्ज़ाम तो दे के ही जाऊँगा। तो फाइनली कुछ मेरे एक बड़े भैया थे, वो भी काफ़ी मोटिवेशन थे। एक और सर थे वहाँ पे और दोस्त भी थे, तो वो भी काफ़ी मोटिवेट करते रह गए। कुछ लोगों ने तो ऐसा मोटिवेट किया कि यार मतलब कि बॉर्डर पे सोल्जर का पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, इसके बावजूद मतलब वो लड़ाई करते हैं। तुम्हारा तो केवल उँगली सूजी है, तो पूरा हाथ सही है, केवल उँगली सूजी है। तुम तो मतलब कि उँगली जब ही एक ही उँगली सूजी है तो लिख सकते हो तुम। तो कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी उस पेज में मोटिवेट किया। तो सेल्फ मोटिवेशन मुझे वहाँ से मतलब कि वो जो सर लोग मोटिवेट कर रहे थे उससे ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल मिला, हेल्प हुआ वहाँ से। तो काफ़ी मतलब कि दिक्कत आई लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फिर वो जो पुराने दिन थे दिक्कत वाली, वो सब याद करके मुझे काफ़ी मतलब कि रोना तो आता ही है, लेकिन अच्छा भी महसूस होता है कि उस समय लग रहा था कि अगर मैं छोड़ देता तो मैं आज यहाँ ना होता। तो अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब जो मतलब घट चुका तो उसके बारे में सोचने से कोई अच्छा मतलब कि ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। इसलिए मतलब फाइनली मैं इसी बात से खुशी था कि मेरा कम से कम फाइनल सिलेक्शन तो हो गया। चाहे जो भी डिपार्टमेंट मिले, मतलब ये था कि कम से कम सिलेक्शन तो हो गया, एक जॉब तो सिक्योर हो गई। तो ये मेरी मतलब कि पूरी जर्नी रही 2 साल की। फाइनली मैं मतलब कि 2 साल से घर नहीं गया था। फिर जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो मैं घर फ़ोन किया कि मैं अब आ रहा हूँ। तो भैया भी बोले कि चलो अच्छा अब आ जाओ। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मतलब कि लास्ट में जब सिलेक्शन होकर के घर गया तो। सर जी, आईईएस के इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आईईएस का इंटरव्यू कैसे फेस करें, कैसे आईईएस के डर को निकालें, और हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आईईएस के इंटरव्यू में, क्योंकि सर जी ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है, क्योंकि प्री और मेन क्वालिफाई करने के बाद में कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू में निकाले जाते हैं।
क्योंकि इंटरव्यू उनको लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, मतलब इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो इस वजह से सर जी आईएएस के इंटरव्यू को कैसे फेस करें, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। इंटरव्यू की बात करें तो मैंने तो 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2017 और 2018। दोनों ईयर के मेरे इंटरव्यू काफ़ी अच्छे रहे। 2017 में 120 मार्क्स थे और 2018 में 130 मार्क्स थे। तो इंटरव्यू तो मेरा दोनों साल का काफ़ी अच्छा रहा है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपके नॉलेज चेक करने के लिए नहीं, आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए किए जाते हैं। मतलब नॉलेज तो आपका प्री और मेंस में ऑलरेडी चेक हो चुका है, तो वो जानना चाहते हैं कि आपको अगर किसी वैसी सिचुएशन में डाल दी जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे फेस कर रहे हैं। अगर आप उस सिचुएशन को मतलब कि आपका माइंड काम कर रहा है उस सिचुएशन में, तो मतलब आप चाहे जितनी भी बड़ी सिचुएशन आए आपके फील्ड वर्क में, आप निकल ले जाओगे, निकाल मतलब उससे आप पार पा जाओगे। तो मैं अपने पहले इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे जब मैं पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें ऑड इवन का चल रहा था, तो ऑड इवन के बारे में थोड़ा सा पूछे थे। बाकी 95% इंटरव्यू टेक्निकल था, 5% था नॉन टेक, बाकी सारे टेक्निकल। वो भी नॉन टेक, वो भी जो करंट में चल रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे थे, बाकी सारा टेक्निकल था उसमें। वो प्रैक्टिकल चीज ज्यादा पूछते हैं। जैसे उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि कोई बीम पड़ी हुई है तो उसमें आपको जो मतलब नीचे का जो सपोर्ट लगाते हैं वो सपोर्ट सेंटर से निकालेंगे कि कार्नर से निकालेंगे। तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट टाइम में नहीं दे पाया था, तो मतलब मैं अंदाज ही दिया था, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि जस्टिफाई करो। तब फिर मैं जस्टिफाई करने लगा तो मैं खुद बच गया, क्योंकि इसको सिविल वाले अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एक दो सपोर्ट है, बीच में सपोर्ट एक बच जाएगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम कंटिन्यूअस बीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअली उसमें उनका पर्पज ये था कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही है और आपको सिंपली सपोर्टेड बीम ही रहने देना है फाइनली। तो आप सपोर्ट को कैसे हटाओगे कि वो सिंपली सपोर्टेड ही रह जाए। तो फिर जब मैं उनका जवाब दे मतलब वो हमको मेरे को खुद मतलब कि ऐसा करने लगे कि आप खुद आंसर बताओ, पास जाओ। तब फिर उन्होंने आंसर मतलब गाइड करने लगे, बोले कि चलो अच्छा मान लो कि तुमने साइड की दोनों बीम मतलब कि निकाल दी, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट दोनों साइड की बीम निकाल दी, लास्ट में एक बीम बचेगा ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। तब मैं प्रॉब्लम को पकड़ लिया, फिर मैं कहा सॉरी सर मैं गलत था। तो बोले कि क्या गलत, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है तुम गलत थे। मैं कहा सर एक्चुअली हमने बीम को सिंपली सपोर्टेड डिजाइन किया था, लेकिन चूंकि अभी एक सपोर्ट बीच में मतलब कि बच गया तो वो कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। तो बोले कि कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कहा सर कंटिन्यूअस बीम में ऐसा होता है कि जो मिड सपोर्ट होता है उसमें जो रेनफोर्समेंट होता है वो मतलब अपर साइड में होता है। तो उन्होंने मतलब वो जो समझ गए कि वो ये आंसर पकड़ लिया है, फिर वो हंसने लगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर दिया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गलत जवाब दे भी दे रहे हो ना, तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत जवाब दे रहा हूँ, आपको पता चल जा रहा है कि नहीं मैं गलत दे रहा हूँ, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्क्स पे अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो। लेकिन कहीं आप उसको एक्सेप्ट ना करके आर्गुमेंट करने लग गए तो दिक्कत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने चेहरे पर ना स्माइल थोड़ा सा रखिए, मतलब कि उनको ना लगे कि लड़के को नर्वसनेस हो रही है। अगर जहां ये पता चला कि नर्वसनेस हो रही है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगती है। और भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्योंकि मेरी हॉबी क्रिकेट थी तो मैं हॉबी भी मेंशन किया था क्रिकेट। तो उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मतलब कि हिस्ट्री में किसी का बल्ला टूटा था। तो मुझे प्लेयर तो याद था क्योंकि मैं वो मैच देखा था, तो मैंने बता दिया बालाजी का सर बल्ला टूटा था। तो उनका क्वेश्चन ये नहीं था कि किसका टूटा था, अब वो मेन क्वेश्चन पे आ रहे थे कि क्यों टूटा था, उसका रीजन क्या था। तो मैं थोड़ा सा सोचा उसके बारे में, फिर मेरा मतलब दिमाग गया कि अच्छा सोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो फिर मैं उससे शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ बताया। तो उन्होंने वो भी समझ गए कि लड़का पकड़ लिया है। तो उन्होंने मतलब कि फिर वो मुस्कुराते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर दिए। तो बेसिकली मतलब जो ये इधर की लाइफ में आप जो देख रहे हैं ना,
उसी चीज को कभी कभी वो टेक्निकल से आपको रिलेट करवाने लगते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप कर ले गए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका काम कर गया उस टाइम, तो वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मार्क्स में दिखता है। इसी तरह जब मैं अपना सेकेंड इंटरव्यू दे रहा था, मतलब 2018 वाला, तो उनका एक क्वेश्चन था जो कि मतलब कि कोई उसका ज्यादा मतलब था नहीं, फिर भी उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया कि अच्छा जेसीबी का फुल फॉर्म बताइए। तो मैं जस्ट उसके एक दिन पहले जेसीबी का फुल फॉर्म देख के गया था, तो मैंने बता दिया, जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड। तो वो इतना खुश हुए ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बोला कि मैंने 5-6 लोगों से पूछा तुमसे पहले, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसका ज्यादा वेटेज तो नहीं मिलता है, लेकिन आपका मतलब कि नंबर में इंप्रूवमेंट कराने में थोड़ा बहुत तो उसका हाथ हो जाता है। फिर हाइड्रोलिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे कि मतलब कि हाइड्रोलिक जंप क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। हर जगह हर चीज का सेकेंड इंटरव्यू में एप्लीकेशन मेरे से पूछ रहा है, हर चीज में, मतलब कोई भी अगर टॉपिक मिल गई तो उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है। क्योंकि वो जानते हैं, मतलब बंदा थ्योरी तो पता है इसको, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे आता है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जो बोलो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो। ये 2 इंटरव्यू देख के मैंने ही सीखा, जो बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, थोड़ा सा स्माइल अपने चेहरे पे जरूर रखो, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स पे काफी ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। और एक आध दो क्वेश्चन ऐसे पुट अप करते हैं जो कि मतलब कि लॉजिक टाइप का रहता है, मतलब उसमें आपको सोचना पड़ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मेरे से ही पूछ लिए कि डिस्टेम्पर और पेंट में कौन सा, मतलब कि प्राइस कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो मैं प्राइस का तो थोड़ा सा मार खा गया था, क्योंकि प्राइस में मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मैं उल्टा बोल दिया था। लेकिन उनका क्वेश्चन प्राइस से नहीं था, अब वो और ले जा रहे थे। तो फिर बोले कि तुम अच्छा अपने घर में पेंट करना हो गया तो मतलब कि कलर करना हो गया तो पेंट करोगे कि डिस्टेम्पर करोगे। तो मैंने बोला कि सर डिस्टेम्पर करेंगे। फिर बोले क्यों? मैं कहा सर क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, कम पैसे लगेंगे। तो फिर उनका क्वेश्चन वहीं पे नहीं रुका, वो और आगे बढ़ गए। फिर बोले कि अच्छा ठीक है। फिर बोले कहीं हॉस्पिटल गए हो कभी? तो मैं कहा हाँ सर हॉस्पिटल गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि वहां पे डिस्टेम्पर नहीं पेंट यूज करते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगा, बोले वो बोले कि क्योंकि तुमने तो बोला था इकोनॉमिकल है डिस्टेम्पर, फिर वहां पेंट क्यों करते हैं। तब फिर मैं थोड़ा सा मतलब रुका 2-4 सेकेंड। इसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया था मेरा। मैं बोला सर एक्चुअली वहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, मतलब वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड ज्यादा इशू होते हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं रहेगा, मान लीजिए आपका कहीं डैम्पनेस होने लगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ही खराब हो जाएगा। और डिस्टेम्पर में पेंट से पहले डैम्पनेस चालू हो जाती है, और पेंट में बहुत बाद में होती है। तो क्योंकि पेंट डैम्पनेस को काफी अच्छे तरह से रोक देता है। तो जब मैं इतना ही बोला तो फिर वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि मतलब जो मैं चाह रहा हूँ वो उसको पकड़ लिया है। और इंटरव्यू में ना जो बोलिए वो सच बोलिए, कभी भी आप उसको मतलब पैनल को कभी भी डाइवर्ट मत करिए कि मतलब कि आपने कुछ ऐसा बता दिया जो आप कभी किए ही नहीं है। जैसे मेरे से मतलब जो चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने मतलब कि ये पूछा कि आप स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, और थोड़ा बहुत कच्चा मकान से रिलेटेड मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे दिया था। तो उन्होंने पूछा कि जो कच्चा मकान का जो खपड़ेला होता है, मतलब जो उसका टाइल्स होता है ऊपर वाला, उसका आप खरीदते हो कि बनाते हो? तो मैंने बोला कि मैम बनाते हैं। तो उनको डाउट हो गया कि यार मतलब कि आजकल के ज़माने में लोग अभी मतलब कि जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो टाइल्स मतलब कि खपड़ेला कैसे, मतलब कि हम बनाते तो नहीं होगा, झूठ बोल रहा है बंदा पक्का है। और जबकि ये रियलिटी है कि हमने बनाए हैं मतलब कि खपड़ेले। मतलब अभी मतलब कि जब हम 7-8 में थे तो उस समय 7-8 का, अभी भी मेरा पूरा घर जो है कच्चे का ही है, तो खपड़ेला मतलब कि बनाकर उसमें छाया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। तो उन्होंने पूछा चलो अच्छा बनाते हो तो प्राइस बताओ। तो मैं बोला कि एक्चुअली मतलब कि बेचने के लिए नहीं बनाया जाता है, मतलब अपने घर के यूज के लिए बनाया जाता है ज्यादा से ज्यादा।
फिर मैं बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 रुपीज़ ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि नहीं 5 रुपए आता है टाइल्स का। तो मैं कहा मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम बनाए हो तो तुमको पूरा प्रोसेस पता होगा। अब वो उनको लग रहा था कि ये बनाया तो है नहीं, बस ऐसे बोल दिया है। तो फिर उन्होंने पूछा सर पूरा प्रोसेस बताओ। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक मतलब उसको बर्निंग मतलब के मोल्डिंग से लेकर के बर्निंग तक पूरा प्रोसेस समझाया। 10 मिनट तक मैं कंटिन्यू बोलता रह गया, मतलब सारे पैनल वाले चुप रहे, मैं 10 मिनट तक कंटिन्यू पूरा प्रोसेस समझाया। फिर मैं मुस्कुराने लगी, फिर उन्होंने मतलब इसके बाद उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नेक्स्ट को पास कर दिया। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू में आप वही बोलिए जो आप किए हो, मतलब सच्चाई हो उस चीज में, आप कभी भी छिपाने की कोशिश मत करिए। सर जी आईईएस की ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि ट्रेनिंग कैसे और कहाँ पर होती है और किस प्रकार की जाती है। तो सर जी आप इसके बारे में बताइए ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग बेसिकली हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का पुणे होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जमालपुर में होता है, और स्टोर का नायर वडोदरा में होता है। ऐसे हर ब्रांच का अपना अलग अलग जगह होता है। तो हम लोग का तो पुणे में चल रहा है इस समय ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में भी कई पार्ट में ट्रेनिंग होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के बाद फेज 1, फेज 2, फिर इसके बीच में एग्जाम भी होते रहते हैं। और मतलब कि फाउंडेशन में सारे बैच आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल भी आएगा, मैकेनिकल भी आएगा, सिविल भी आएगा, इलेक्ट्रिकल भी आएगा। तो यहाँ पे फाउंडेशन में हमें मतलब कि सारे डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, ताकि एक बेसिक कंसेप्ट मतलब जनरेट हो जाए हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा, ताकि आप जब भी फील्ड में जाओ तो दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझ हो। फाउंडेशन के बाद फेज 1 होता है, जिसमें मैं अपने मतलब कि डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग सिविल के हैं तो सिविल के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है कि ट्रैक को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कोई नया ट्रैक कैसे बनाना है, तो उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। फिर उसका एग्जाम वहाँ होता है। इसके बाद वो जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसी चीज को फील्ड में मतलब कि देखने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें फील्ड में भेजा जाता है। मतलब इसके बाद फिर से फेज 2 के लिए मतलब बुला लिया जाता है। फिर फेज 2 कराने के बाद फिर से फील्ड ट्रेनिंग पे जो पढ़ाया गया उसी को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिर से फील्ड ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। फिर लास्ट में पोस्टिंग एग्जाम और पोस्टिंग इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपको मतलब जोन अलॉट होता है। जोन वो भी आपके यूपीएससी के रैंक के हिसाब से अलॉट होता है। यूपीएससी का मतलब जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे जोन अलॉट होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग का मार्क्स है, ट्रेनिंग का मार्क्स प्लस यूपीएससी का मार्क्स दोनों मिला करके आपकी सीनियरिटी डिसाइड करती है। जो मतलब फ्यूचर में जब आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन यूपीएससी का मार्क्स प्लस ट्रेनिंग का मार्क्स दोनों मिला करके आप अपने बैच में कितने ऊपर हो उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मतलब प्रमोट किया जाता है। तो ट्रेनिंग पूरे सर्विस के ऐसा मुझे लगता है कि सबसे मतलब कि एंजॉयफुल पीरियड है, सबसे बेस्ट पीरियड है। और ये ट्रेनिंग मतलब 1.5 साल की होती है, 78 वीक की, 78 वीक की। इस मतलब कि 78 वीक में हमें सारा चीज रेलवे के बारे में अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना है सारा चीज पढ़ा भी दिया जाता है, प्रैक्टिकल भी करा दिया जाता है। फिर हमें 1.5 साल बाद पोस्टिंग कर दी जाती है। जिस जो जोन अलॉट हुआ है उस जोन में जा करके अपने मतलब हेड से, उस जोन का हेड जैसे हम लोग का प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं, फिर उनसे जा करके मतलब के उनको रिपोर्ट करना रहता है। फिर वो बताते हैं कि आप किस डिवीजन में और उस डिवीजन में किस लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी। सर जी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। वैसे अब तो डर तो निकल गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट का माइंड ब्लॉक है कि अब कैसे और क्या करें। तो सर जी आप इसके बारे में बताइए। कोविड-19 कोरोना वायरस पर स्टूडेंट काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि गवर्नमेंट का मतलब के इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम करें। स्टूडेंट की तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश करें कि बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अगर आपको क्लासेस भी नहीं चल रही हैं तो आप यूट्यूब से काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर पढ़ सकते हैं अपने कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग।
इसमें डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को स्थिर रखें और थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिससे सारी दुनिया लड़ रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बहुत ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो आप उन्हीं वीडियो लेक्चर को, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो या कॉलेज के सेमेस्टर से रिलेटेड, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उस वीडियो का यूज करके आप अपने कोर्स को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। सर जी, कोई ऐसी बात या टिप्स जिसको फॉलो करके स्टूडेंट अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अच्छी लाइफ बना सकें? तो सर जी ऐसे टिप्स ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टिप्स कैसे कैसे फॉलो करें, क्योंकि आपके टिप्स को ही फॉलो करके कुछ स्टूडेंट काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो सर जी आप ऐसे सजेशन या फिर कोई टिप्स वगैरह आप ज़रूर बताइए। देखिए, सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस वर्क की ज़रूरत है, चाहे उसको आप स्मार्ट वर्क कह लीजिए, चाहे हार्ड वर्क। तो सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, तो किसी को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। जो बहुत तेज़ होते हैं, वो मतलब किसी का होता है ना, जैसे दिमाग बहुत तेज़ है, तो वो जल्दी से गेन कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो उसी चीज़ को थोड़ा समय लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी उनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी परिस्थिति में कभी निराश मत होइए, आपको आएगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मेरा भी यही केस है, मेरे को जल्दी नहीं समझ आता है, लेकिन आता है थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा-सा वर्क करने के बाद आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, आप उस पे मतलब ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात सेल्फ मोटिवेट होने की है। अगर कोई दूसरा मोटिवेट करता है तो वो 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन जब आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं ना, तो वो आपको एक ऐसे मतलब के डायरेक्शन पे ले जाता है, जो कि आपको श्योर है कि सक्सेस ज़रूर मिलती है। सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फाइनली यही कहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और अच्छे मोटिवेटिंग वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जूनियर को भेजें, सीनियर को भेजें, अपने फैमिली मेम्बर में भेजें, जिससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनको मिल सके। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आईएएस की स्ट्रेटेजी, आईएएस का टाइम टेबल, कैसे स्टडी करें, आईएएस का इंटरव्यू, ट्रेनिंग, इन सब के रिगार्डिंग। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत।